हेलो बच्चों, एक बार मैं पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान असली अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं काफ़ी दिनों तक मैं आप लोग के बीच में न रह पाया। इसकी कई वजह थे। मेरे भी कुछ स्वास्थ्य को लेकर और कुछ तकनीकी खराबी दोनों वजहों के कारण मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन आज जो इतने दिन बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ, इस उपस्थिति में आपका एक बड़ा फ़ायदा होगा। बड़ा फ़ायदा का मतलब क्या कि जो चैप्टर आपको कई बार सताता रहता है कि राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, इन सब के मुद्दों को मैं आपको एकदम पानी की तरह एकदम साफ कर दूंगा आज। ठीक है। हालांकि मैंने यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसको मैंने 2 लेक्चर में दिया है, एक इटली का एकीकरण, एक जर्मनी का एकीकरण। दोनों एकीकरण में पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद को बांधने का प्रयास किया है। ठीक है। वही दोनों एकीकरण, जो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, यही दोनों जो एकीकरण है पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद का जो मुख्य बिंदु था। ठीक है। उसको मैंने अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप लोग ना उसको कर पाए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10 में जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आज में जो उसका दूसरा चैप्टर है आपके सामाजिक विज्ञान का, भारत में राष्ट्रवाद। देखो, मैं जानता हूँ कि जो क्लास 10 वाले बच्चे होते हैं उनकी समझ उतना विकसित हुई नहीं रहती है। तो जब किताब पढ़ते हैं तो दुख तो मुझे ही होता है। पढ़ते वो हैं लेकिन दुख तो मुझे होता है, क्योंकि वो नज़रें गड़ाए रखते हैं किताब में या फिर किसी नोट्स में या फिर विद्या में, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। तो चीज़ें ऊपरी से ऊपर रट लेते हैं और रटने के बाद वैसे के वैसे अपने मस्तिष्क में उसको रटाई वो चीज़ों को मतलब उसको रख ले जाते हैं। कूड़े की भांति उसको समेटते जाते हैं और लास्ट में कुछ दिन बाद क्या होता है, 7-8 दिन ना पढ़े तो फिर भूल जाते हैं। तो विषय ऐसा नहीं होता है। मानविकी विषय की एक खासियत है कि जब तक आप उसके बॉटम पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे, उसके आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे क्या इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है, तब तक आपके मस्तिष्क में, आपके जहन में वो विचारधारा रुक ही नहीं सकती, वो कॉन्सेप्ट आपका रुक ही नहीं सकता है, वो पूरा लेशन आपके मस्तिष्क में रुक ही नहीं सकता है, वो विचार पूरा रुक ही नहीं सकता है। तो आइए हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद से तात्पर्य, मैंने वैसे तो राष्ट्रवाद को पहले पकड़ते हैं। भारत एक राष्ट्रवाद, भारत हमारा देश का नाम है, हमारे देश का नाम है, और राष्ट्रवाद एक शब्द है। मैंने आपको शुरू में 3 शब्द बताया कि 3 शब्द होते हैं, एक होता है राज्य, एक होता है देश और एक होता है राष्ट्र। जो राज्य शब्द होता है वो एक राजनीतिक अवधारणा होता है। जो राज्य होता है क्या होता है, एक राजनीतिक अवधारणा होता है। राजनीतिक अवधारणा से तात्पर्य यह है कि जब राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में हमको प्रयोग करना होता है, राजनीतिक क्षेत्र में हमको प्रयोग करना होता है, वैदेशिक क्षेत्र में प्रयोग करना होता है, तो हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और दूसरा शब्द होता है देश। क्या होता है, देश। देश एक भौगोलिक अवधारणा है। क्या है, एक भौगोलिक शब्द है। आपके भौगोलिक क्षेत्र को वो स्पष्ट करता है कि आप भौगोलिक सीमा क्या है, कितने भूभाग, कितने क्षेत्र, ये सब देश का आपका भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण करता है। एक भौगोलिक शब्द आप कर सकते हो, एक भौगोलिक अवधारणा है। जो तीसरा शब्द है वो राष्ट्र है, जो आप आज पढ़ने वाले हैं। राष्ट्र शब्द जो तीसरा है वो है राष्ट्र। और राष्ट्र जो होता है यह एक भाव होता है। क्या होता है, एक भाव है, एक भाव है। राष्ट्र शब्द जो होता है एक भाव होता है। भाव से तात्पर्य यह है, मैंने लिखा है आपको कि राष्ट्रवाद जो राष्ट्र है, राष्ट्र एक भाव होता है। तीनों शब्द पहले आप समझिए। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, देश एक भौगोलिक अवधारणा है, और राष्ट्र एक भाव होता है जो संस्कृति के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, सामाजिक के आधार पर पूरे के पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक करके जोड़े रखता है। ठीक है। जैसे देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, तो पहले भारत में राष्ट्रवाद नहीं था। पहले का मतलब क्या, जब भारत एक नहीं हुआ था तो एक होने से पहले, एक होने का मतलब ये है कि जब अपनी सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर, अपनी अर्थव्यवस्था के हितों के आधार पर, अपने सामाजिक रीतियों के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, संस्कृति के जो उनके त्यौहार हैं, उत्सव हैं, उनके आधार पर जब एक होने का प्रयास करते हैं तो उनके अंदर जो एक होने का जो भाव होता है वही राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्रीय एक ऐसा शब्द है, राष्ट्रीय एक ऐसा भाव होता है जो पूरे भारत को आज एक करके रखे हुआ है। ठीक है। जैसे मैं अगर नाम लूँ, मैं हिंदू हूँ। ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा त्यौहार मनाया जाता है, हमारे यहाँ वेशभूषा ये है, हमारे यहाँ विविधता में एकता है, तो सब भाव है हमारे अंदर से। हमारे अंदर जो तिरंगा है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो हमारा एक भाव है कि एक किसी प्रतीक के प्रति, एक किसी चिन्ह के प्रति हम अपना भाव रख रहे हैं कि नहीं हमारा ऐसा है। जब कहीं विदेश में हम जाते हैं तो हमारे अंदर जब कोई शब्द नाम लिया जाता है हमारे देश का कि भारत, तो हमारे अंदर एक अजीब सा भाव उमड़ जाता है। जैसे हम विदेश में गए, हमारे यहाँ का कोई अगर भारतीय मिल जाता है तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि वह भारतीय है, तो एक भाव उत्पन्न होता है कि चलो उनसे मिलते जुलते हैं। तो मतलब राष्ट्र एक भाव है जो दो लोगों को, 2 या 2 से अधिक लोगों को, आप कह सकते हो कुछ लोगों को या अधिक लोगों को, बड़ी संख्या
को उनके एक समानता के आधार पर, चाहे वो सांस्कृतिक समानता हो, मतलब वेशभूषा की चाहे समानता हो, चाहे त्यौहार की समानता हो, चाहे उनके अंदर पहनावा की समानता, कोई भी समानता, खान पान की समानता हो, उनके आधार पर सबको एक करके रखने का प्रयास करता है। समझ गए उनके तीनों उदाहरण। चलिए आपके पॉइंट पे आते हैं, आपके मुद्दे पे आते हैं, आपके चैप्टर पे आते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, इसके भारत में इसके उद्भव के कौन कौन से कारण। ये बृहद प्रश्न बन सकता है, दीर्घोत्तरी प्रश्न बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो पहला है और दूसरा चैप्टर, दो ही चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से ही अधिक से अधिक मुझे लग रहा है कि जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है सामान्यतः जो एग्जाम जो प्रश्न मेकर होता है, जो प्रश्न निर्माता होता है, सामान्यतः इसी में से निर्मित कर देता है। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर को आप लोग विधिवत पढ़ेंगे, इन्हें आप लोग बहुत काफी गहराई में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये दिया है कि राष्ट्रवाद क्या है। पहले आप समझेंगे राष्ट्रवाद एक भाव है। क्या है? एक भाव है जो निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाले, जो देखिए राष्ट्रवादी भाव है जो निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित होता है। जो एक निश्चित क्षेत्र में या फिर एक भूभाग में, जैसे भारत है एक भूभाग है, ठीक है, देश है, इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको एक जब जोड़ने का प्रयास किया जाए तो वो जो एक जोड़ने का जो भाव होता है वही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसके उदय के कारण देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण व आधार हैं। तो पहला राजनीतिक कारण रहे हैं। जो राजनीतिक कारण में आप देखेंगे, राजनीतिक कारण तात्पर्य यह है कि राजनीतिक या राज व्यवस्था के आधार पर किन किन उद्देश्यों से या किन किन कारणों से हमारे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो पहला है आदिवासियों का अधीन करना। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वन क्षेत्र में होने वाले आर्थिक लाभों को देखते हुए, वन क्षेत्र के आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या सबसे पहले क्या किया कि जो आदिवासी क्षेत्र, क्योंकि वो जानते थे जो वनीय क्षेत्र की लकड़ियां होती हैं वो इमारती लकड़ी के रूप में उनके काम आ सकती थी, वो रेल परिवहन के रूप में उनके काम आ सकती थी, रेल पटरियों के निर्माण में उनके काम आ सकती थी, नाव का निर्माण में उसके काम आ सकती थी, कई चीज़ों से काम आ सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको अधीन कर लिया और अधीन करके उनके क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो पहला कारण रहा जिसकी वजह से आदिवासियों के मध्य संतोष का भाव उत्पन्न हुआ और वो क्या कर दिए, इनके मत विद्रोह कर दिए, या आप एक होने लगे कि धीरे धीरे आप एक होकर आप विद्रोह करेंगे। ठीक है, दूसरा है पॉइंट है 1857 का युद्ध, 1857 की स्वतंत्रता क्रांति। 1857 में एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारे भारत में हुआ था। ठीक है, 1857 में वो बहुत बड़ा एक पॉइंट माना जाता है कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ वो एक लाइनर माना जाता है, एक आप कह सकते हो पीक पॉइंट माना जाता है कि राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से वही माना जाता है कि सब जितने भी कारण रहे सब कारणों का ये परिणाम रहा है। अभी आपको अलग से पढ़ाएंगे कि 1857 की स्वतंत्रता की जो क्रांति हुई थी उसके पीछे कौन कौन से सामाजिक कारण, कौन कौन से राजनीतिक, कौन कौन से आर्थिक, कौन कौन से धार्मिक, कौन कौन से अन्य कारण रहे हैं, उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। बस आप इतना इसमें जानिए कि 1857 की क्रांति से प्रेरित होकर लोगों ने पूरे देश भर में एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर ली और उस राष्ट्रवाद के बल पर, उस राष्ट्रवाद के नामक हथियार के ताकत पर ही अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रयास की, अपने एक होने का प्रयास की। अगला है नील विद्रोह। अब देखो विद्रोह तो कई थे, जैसे नील विद्रोह, पावना विद्रोह, कई विद्रोह है, चुआर विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, कई विद्रोह हैं। लेकिन उन विद्रोह में से जैसे आप कई नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही नाम लिखा ताकि आपके मस्तिष्क पर बोझ न पड़े। ठीक है, एक नील विद्रोह था जहां पर नील की खेती करना आवश्यक था। नील की खेती तात्पर्य जैसे कुछ दिया गया था क्षेत्र, जैसे इतना क्षेत्र दिया गया है तो वहां पर तिहाई क्षेत्र पर, ठीक है, तिहाई क्षेत्र पर नील की खेती करना आवश्यक माना जाता था। इसे हम तिनकटिया प्रथा भी कहते थे। तो इस क्षेत्र पे नील की खेती करना आवश्यक माना जाता था, जिसकी वजह से जो अन्य क्षेत्र थे, मतलब जो अन्य क्षेत्र थे ये भी वेस्ट हो जाते थे, क्योंकि नील की जो जड़ें होती थी काफ़ी खराब होती थी, काफ़ी मोटी होती थी, वो जो उपजाऊपन था इसका पूरा खींच लेती थी, जिसकी वजह से ये पुनः जो अन्य अनाज है, जो खाद्य अनाज है, उनके उत्पादन में काम नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से पूरा खेत जो है खराब हो जाता था। तो मजबूरन इनसे खेती करवाई जाती थी। ठीक है, तो नील का विद्रोह जिसके प्रति हुआ, जिसके विद्रोह के प्रति ही ये क्या कर दिए, नील विद्रोह कर दिए। ठीक है, अगला है 1857 में कांग्रेस की स्थापना। अब 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो बहुत बड़ा कारक माना जाता है, क्योंकि 1885 के पूर्व भारत में कोई ऐसा संगठन था ही नहीं कि जिसको या फिर जो भारत में उठने वाले राष्ट्रवाद की लहर को कोई प्रतिनिधित्व प्रदान कर सके। तो 1885 में एक संगठन की स्थापना हुई जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस, हालांकि इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उनका नाम जाना जाता है, वो एक ब्रिटिश थे। उनके बारे में कई विचार हैं, या फिर उन्होंने क्या
अगर एक ब्रिटिश किसी भारतीय संगठन की स्थापना करता है, क्या वो अपने उद्देश्य के लिए या फिर भारतीयों के उद्देश्य के लिए करेगा? क्योंकि ब्रिटिश है और ब्रिटिश ही भारतीयों का दमन कर रहे थे, अंग्रेज ही भारतीयों की प्रताड़ना का मुख्य कारण थे, वही उसका दमन कर रहे थे। तो वही अंग्रेज में से एक उच्च अधिकारी था जिसका नाम A.O. ह्यूम था, उन्होंने जो 1885 का कांग्रेस की स्थापना की। तो उसकी क्या मंशाएं थी, क्या मंसूबी थी, या फिर वो क्या राष्ट्रवाद जो कांग्रेस की स्थापना किया उसमें भारतीयों के हित थे या भारतीयों के अहित थे या फिर अंग्रेजों के हित थे या अंग्रेजों के अहित थे, वो हम देखेंगे बहुत विस्तृत रूप में। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका जीवन भर में आप काम आएगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं सोशल पढ़ा रहा हूं इसको आप जो बनाएंगे विधिवत नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और ऐसा नोट्स बनाएंगे कि आपको जीवन भर काम आए। जीवन भर इसलिए क्योंकि आज अगर आप पढ़ लेते हैं, आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी की टोटल एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स को उठाकर आयोग जो आगे चल के वनडे एग्जाम होते हैं या फिर टीजीटी पीजीटी लेवल के पेपर होते हैं उनमें प्रश्न बनाया जाता है। प्रश्न इसलिए बनाया जाता है एनसीईआरटी से क्योंकि एनसीईआरटी को कई विद्ध लोगों ने मिलकर उसको निर्मित किया है, और जब कई विद्ध लोगों ने मिलकर निर्मित किया है, एक राष्ट्रीय संस्था भी है, एनसीईआरटी की राष्ट्रीय संस्था भी है, तो उस पर विवाद कम उठते हैं, वो जो कह देता मान लिया जाता है। इसलिए वहां से उठाते हैं आयोग, कोई भी आयोग वहां से वनडे वाला आयोग जो वहां से प्रश्न उठाता है वहां से उठाकर अपने प्रश्नों में शामिल करता है, जिसकी वजह से उस पर कोई आंच ना आए। अगर आंच आए, यदि कोई विवाद खड़ा हो उसके प्रश्नों पर, तो सीधा उंगली उठा दे आयोग के ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर कि एनसीईआरटी ने ऐसा किया, जाके आप एनसीईआरटी से मिल सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जो एनसीईआरटी में बात जिक्र किया गया था उस जिक्र का हमने समावेश अपने प्रश्नों में कर दिया है ना। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो इसमें कई लोग थे, वकील थे, डॉक्टर थे, अन्य नेता थे, ठीक है, काफी बुद्धिजीवी वर्ग थे। उन्होंने भारत को एक करने का प्रयास किया। भारत में जितने भी खंडित राज्य थे या जितने भी क्षेत्रीय स्तर पर लहरें, राष्ट्रवाद के प्रति लहरें उठ रही थी, सबको एक करने का प्रयास किया। तो एक मुख्य कारण यह भी रहा कि राष्ट्रवाद की स्थापना में या राष्ट्रवाद की लहर में 1885 में स्थापित कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ा तूल देने का काम किया, बहुत बड़ा आग में घी का काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसी राजनीतिक कारणों में एक कार्ड रहा ब्रिटिश शोषक नीतियां। ब्रिटिश शोषक नीति, शोषक का मतलब होता है शोषण करने वाली, नीतियां मतलब नीतियां, ठीक है, नीति मतलब होता है नियम। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि भारतीय क्षेत्रों पर कई अन्य नियम लगाए। हालांकि ब्रिटिश का उद्देश्य ही था भारत से धन का दोहन करना, ठीक है, तो उस धन दोहन में उसके साथ साथ ब्रिटिश ने जो भी नियम लगाए, जैसे आपका पहले आप वेलेस्ली है, वेलेस्ली ने क्या किया वेलेस्ली ने क्या किया कि सहायक संधि थोपना शुरू कर दिया राज्यों पर। सहायक संधि से तात्पर्य यह है कि यदि जो राज्य है, कोई अगर कमजोर राज्य है तो कमजोर राज्य में क्या करता था, उसको घेर लेता था और कमजोर राज्य में अपने सैनिकों को भेज देता था। कमजोर राज्य हो या सबल राज्य हो, उसको जब जीत लेता था या उसको अपना हथकंडा अपना लाने का प्रयास करता था तो वहां पर अपने सैनिकों को भेजता था और कहता था, उस पर संधि ला देता कि ये आप किसी बाहरी राज्य से आप संधि नहीं कर सकते, मेरी इजाज़त के आप किसी अन्य राष्ट्र से युद्ध नहीं कर सकते हैं, अन्य क्षेत्र से युद्ध नहीं कर सकते हैं, अन्य रियासत से युद्ध नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ मेरी सैनिकें रहेंगी, हमारी जो कुछ सैनिक जो ब्रिटिश के सैनिक हैं वो हम आपके मेरी सैनिकें आपके यहाँ रहेंगी और आपके यहाँ रहेंगी, उसका जो खर्च है आप ही वहन करेंगे। अनेकों तमाम संधियाँ ला दी गई जो क्षेत्रीय राजाओं के लिए काफ़ी असंतोषजनक हुआ। ठीक है, तो ये लोग बाद में चलकर अब उनके मन में भी राष्ट्रवाद की लहरें जो दौड़ने लगी कि कहीं ना कहीं हम लोग के प्रति गलत हो रहा है, हमको भी राष्ट्रवाद में शामिल होकर हमको भी इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो वहां भी उठने लगा। वेलेस्ली के सहायक संधि को आप ध्यान रखेंगे, आप ऐसे नोट्स बनाएंगे और ऐसे वहां पर एग्जाम बोर्ड जो एग्जाम हाल रहेगा वहां पर ऐसे लिख के आएंगे। ठीक है, अगला है डलहौजी की हड़प नीति। ध्यान दीजिए, हड़प नीति से तात्पर्य यह होता है कि हड़प नीति में इस बात का जिक्र किया गया था, ध्यान से आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। हड़प नीति डलहौजी द्वारा संचालित एक ऐसी नीति थी जिसके माध्यम से जिस राज्य के शासक के कोई पुत्र नहीं था वह कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकता था या किसी अन्य के पुत्र को गोद नहीं ले सकता था। अगर उसके पास कोई उत्तराधिकार नहीं है तो उत्तराधिकार के अभाव वाले क्षेत्रों को, अभाव वाले राज्य को डलहौजी अपने इस व्यक्तिगत नीति के तहत पूरे के पूरे राज्य को अपने क्षेत्र में विलय कर लेता था। ठीक है, अपने जो क्षेत्र हैं, अपने अन्य क्षेत्र थे, अन्य क्षेत्रों में उस क्षेत्र को मिला लेता था कि अब ये क्षेत्र हमारा हो गया, क्योंकि आपका उत्तराधिकार नहीं है और आप जब एक्सपायर कर जाएंगे, आप जब खत्म हो जाएंगे तो ये वाला पूरा क्षेत्र मेरा हो जाएगा। तो हड़पना शुरू कर दिया, इसलिए इसको राज्य हड़प नीति के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूं ये स्पष्ट होगा पूरा। ठीक है, ये रहा भारत में राजनीतिक कार्ड है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है आर्थिक कारण। पहला राजनीतिक कारण और दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला है आपका कृषि। कृषि
देखो कृषि हमारे भारत आप जानते हो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, ठीक है। इसमें ही लगभग 49 टू पहले अगर देखा जाए तो लगभग 70 to 80% जो लोग थे, 90% तक आप कह सकते हो, 90% तक लोग जो है कृषि में ही निवेश करते थे, कृषि को ही अपनी जीविका का मुख्य साधन बनाते थे। जो कार्यशील जनसंख्या थी उसका लगभग 90% जनसंख्या कृषि में ही संलिप्त हुआ करती थी। कृषि को ही मुख्य व्यवसाय बनाया जाता था, कृषि को ही जीविका का मुख्य आधार बनाया जाता था। तो उस समय अगर कृषि पर कोई वार करे तो जो हमारा मुख्य व्यवसाय था, तो अगर उस पर कोई अन्य विदेशी आक्रमण करे, उस पर कोई कब्जा करने का प्रयास करे, तो कहीं ना कहीं हमारी जीविका छीनने के बराबर होती। तो कुछ ऐसा ही घटित हुआ क्या था कि व्यापारिक जो कृषि पर बल दिया गया। अब जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि व्यापारिक कृषि से तात्पर्य यह है कि जो वाणिज्यिक फसलें हैं, जैसे नील की खेती हुई जी, कपास की खेती हुई, इन सब की खेती करवाना शुरू कर दिए। कि कहें वो चाहते थे कि अनाज की खेती ना हो, क्योंकि अनाज की खेती से उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता नहीं था, तो व्यापारिक कृषि करवाते थे, व्यापारिक फसलों को उत्पादन करवाते थे उन्हीं क्षेत्रों पर जिन क्षेत्रों पर पहले वो अनाज की खेती किया करते थे, मजबूरन जबरन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब उसका परिणाम क्या निकला, जब ये व्यापारिक कृषि करवाएंगे, नील की खेती करवाएंगे, जब नील की खेती करवाएंगे तो मैंने बताया कि नील की जड़ इतनी खराब होती हैं कि जो अतिरिक्त उपजाऊपन होता है क्षेत्र की वो छीन लेती हैं या उसको जल्दी शोषित कर लेती, जिसकी परिणाम यह रहा कि जो फसल उसके बाद बोए गए वो उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे सके, जिसका कारण रहा कि भारतीय क्षेत्रों में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया और लोग भूखमरी का शिकार होना शुरू कर दिए। अगला इसमें बन रहा है कि भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं तैयार मालों का आयातक बन गया। देखो भारत एक्चुअली हुआ क्या था, वो जो विदेशी यहाँ पर आते थे, जो यूरोपीय कंट्रियन मतलब ब्रिटिश यहाँ पर आए और हमारे क्षेत्र को कब्जा करके हमारे इस क्षेत्रों में जो उत्पन्न होने वाले जो कच्चे माल थे, कच्चे माल से तात्पर्य जो नील है, नील का कच्चा प्रोडक्ट, उसको ले जाकर अपने विदेश में ले जाते थे, ठीक है। अन्य जो प्रोडक्ट है, जो कपास है यहाँ से ले जाते थे, रेशम है यहाँ से ले जाते थे, रेशम कपास जो अन्य कच्चे माल का मतलब आप कह सकते हो नील है, कपास है, रेशम है, इनको वो ले जाते थे। ब्रिटिश क्या करते थे, अपने यहाँ ले जाते थे, क्या करते थे, अपने यहाँ ले जाते थे और वहाँ से ये क्या करते थे, भारत में इसको अपने यहाँ ले जाते थे और भारत में तैयार माल लाते थे। क्या, तैयार माल, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, यदि हम कच्चा माल आपसे खरीदेंगे तो हो सकता है आपसे मैं अगर कोई मेरा प्रोडक्ट जैसे 50 रुपये, जैसे मैंने कोई टी शर्ट बनाया, ये टी शर्ट बनाया, इसको मुझे 200 रुपये में बेचना है, तो उसको बनाने के लिए पहले कच्चे प्रोडक्ट चाहिए और वो कच्चा प्रोडक्ट मुझे सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो कच्चा प्रोडक्ट है भारतीय, वो क्या कि कच्चा प्रोडक्ट जो है भारतीय इसलिए जो सस्ते माल पे पाते, सस्ते कीमतों पर पाते थे, उसको अपने देश ले जाते थे, वहाँ पर भारी उद्योगों के माध्यम से उसको निर्मित मालों में तैयार करते थे और वो निर्मित माल को लाकर भारतीय बाजारों में डंप कर देते थे और जो सस्ते हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, ये सस्ते थे क्योंकि इसमें लागत कम हुआ करती थी, इसमें मजदूर कम लगते थे क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र था, औद्योगिक मशीनें हुआ करती थी, भारी मशीनें हुआ करती थी, भारी मशीनों में जब इनको बनाया जाता था उसमें लागत कम होती थी, लागत कम होने की वजह से लागत कम होता था और लागत कम होने का परिणाम ये निकला कि इसकी कीमत कम, जब कीमत कम रहेगा तो अधिक विक्रय, क्या होगा, अधिक विक्रय, ये सब पॉइंट है, ठीक है। ऐसा आप अगर लिख पाएँ तो बहुत बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगा। ऐसा आप लिखेंगे तो शायद कोई ऐसा कर पाएगा, ठीक है। कीमत अगर देखो जिसकी लागत कम होगी, जैसे मान लो ये मैंने पेन बनाया, इसको बनाने मुझे 5 रुपये लगा, ठीक है। और ये जो पेन, क्योंकि इसको मशीन से बनाया और वो जो पेन को पिघला रहा है, अच्छे से कर रहा है, वो हो सकता है उसकी लागत ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए चलो एक कपड़ा लेते हैं, कपड़े को मैंने मशीन में डाला, जो कच्चा माल डाला और सीधा कपड़ा उधर बन के निकला, ठीक है, वो प्रोडक्ट रहा मेरा, तो मैं दिन में कई बना ले रहा हूँ। लेकिन जो हाथ से बना रहा है, सूत काट रहा है, उसको हाथ से बुन रहा है, वो कम से कम 5 से 6 दिन में एक स्वेटर बनाएगा और वही स्वेटर मैं एक दिन में कई बना डालूंगा, तो मेरी लागत कम होगी, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट सस्ते होंगे। और जो अगला है जो हाथ से बना रहा है, उसका प्रोडक्ट कहीं कहीं कुछ 6 दिन बनाया है तो अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचेगा, जिसकी वजह से लोग उसको कम खरीदेंगे, मेरे माल को ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि हमारी माल की कीमत, प्रोडक्ट की कीमत कम होगी, समझे। तो ये पॉइंट रहा। अगला है धन निकासी। धन निकासी से तात्पर्य है कि भारत में जितना धन था सब विदेशियों ने हड़पना शुरू कर दिया, विदेशी लोग आते थे और यहाँ से व्यापार करते थे। इसके बारे में कथन है
कि जो विदेशी थे वो गंगा की डेल्टा से, गंगा के दोआब क्षेत्रों से वो मतलब धन सिकोड़ते थे, धन को खींचते थे और ले जाकर अपने थेम्स नदी, लंदन की थेम्स नदी है, थेम्स नदी के किनारे उसको निचोड़ देते थे। इसके बारे में बहुत बड़ा कथन है। जॉन सिल्विन ने कहा था कि विदेशी, जॉन सिल्विन एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, वो कहता था कि जो विदेशी हैं वो भारत की गंगा, अगर चाहे आप लिख सकते हैं, मेरी भाषा को आप अपने शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं। विदेशी जो लोग थे भारत की नदी से, भारत की गंगा के तटों से, दोआबी क्षेत्रों से वो मुद्राओं को सोखते थे या जल रूप मतलब मुद्रा रूपी जल को सोखते थे और ले जाकर उसको गंगा, जो थेम्स नदी, लंदन की जो थेम्स नदी उसके यहाँ निचोड़ देते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे भारत में जो धन था वो अपने, जैसे यही धन है, कच्चा माल है, चाहे अगर भारतीय बनाता तो शायद वो ज़्यादा बना लेता और उसको सस्ता बिक पाता, लेकिन ये वहाँ उठा लेते थे और ले जाते थे वहाँ, अच्छा तैयार करके वो लाकर भारत कीमत को इसको बाहर या अन्य देशों में सप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, भारतीय जो विदेशी माल में जब ये वस्तुओं को, तैयार मालों को लाने लगे भारतीय बाजार में, तो जो भारतीय बाजार है वो विदेशी मालों से पट गया। जब विदेशी मालों से पट गया तो विदेशी माल से एकदम पूरा का पूरा भंडार लग गया यहाँ पर, तो जो स्वदेशी प्रोडक्ट थे वो बिकने कम हो गए क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा थी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आप लोग याद रखिएगा इसको, दादा भाई नौरोजी का नाम बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े वृद्ध पुरुष माने जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड पर्सन इनको कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड पर्सन। आप लोग जहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, मैं सब चीज़ें लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हैं लेकिन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड पर्सन कहा जाता है हिस्ट्री में। 1903 में एक बुक लिखी थी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ या द वेल्थ ऑफ ड्रेन कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब मुद्रा का जो प्रवाह है, मुद्रा का वैगमय है, मुद्रा का निकास है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। उसमें बताया था कि भारत की निकासी का एकमात्र समाधान है वो स्वशासन। इसको आप लिखेंगे वहां पर कि भारत से किस तरह से धन की निकासी हो रही है, उसका जिक्र, उस सिद्धांत का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक द ड्रेन ऑफ वेल्थ में दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। कब दिया था? 1903 में। ठीक है, आगे देखिए, उद्योगों का विनाश। जब विदेशी हमारे यहाँ, जो अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने आए, तो हमारे यहाँ जो छोटे जो उद्योग थे उनका विकास, जो हस्तशिल्पी थे, जो बुनकर थे, जो कई 6-6 दिन में एक कपड़े बना रहे हैं, वो 6 मिनट में एक कपड़े बना रहे हैं विदेशी, और जो भारतीय हैं वो 6 दिन में एक कपड़े बना रहे हैं, तो सस्ता किसका बिचेगा? सस्ता किसका मिलेगा? अंग्रेजों का। तो जब उनके प्रोडक्ट आ जा रहे हैं तो हमारे यहाँ के जो उद्योग थे, छोटे हस्तशिल्प थे, छोटे कारीगर थे, सब बेरोजगार होते गए। ठीक है, सब एकदम बेरोजगार होते गए। तो ये कारण रहा। कि अगला देखेंगे कि अधिक कर, वो तो एक तरफ से तो खींच ही रहे हैं पैसा, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ कर भी लगा दिए। कर कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम द्वितीय विश्व में उनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च लगा, पैसा लगा उनको निर्वहन करने उस युद्ध में, क्योंकि ये भी शामिल थे, तो उस युद्ध में इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा। साथ ही साथ फ्रांस से ब्रिटिश संघर्ष हो रहा था। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजों से फ्रांस का संघर्ष भी हो रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए था। धन की आवश्यकता होने के कारण वो क्या किए कि हमारे भारतीयों पर अधिक से अधिक कर थोपना शुरू कर दिए, ताकि यहाँ से ज़्यादा धन आकर हमको मिल पाए, क्योंकि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ रही थी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आर्थिक कारण रहा। ठीक है, तीसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण से ये तात्पर्य है कि समाज से मतलब जो कुरीतियां हैं, रीतियां, उनमें क्या क्या कारण है। पहला रहा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। समाज में जो आंदोलन छिड़े, क्योंकि कहा जाता है, इसके बारे में कथन कहा गया है कि जो भारतीय थे, भारतीय में जैसे दयानंद सरस्वती हो गए, A.K.S. हेडकर हो गए, S.D. कर्वे हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ये सब इतने प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज को बदलने का प्रयास किया, भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को, कुप्रथाओं को त्यागने का प्रयास किया, उनको दूर करने का प्रयास किया, समाज को शुद्ध करने का प्रयास किया। तो इन सब के विचारों से, इन सब की भावनाओं से, इन सब की पुस्तिकाओं से, इन सब के पत्रिकाओं के माध्यम से भी भारत में राष्ट्रवाद की लहर को एक तूल मिला, एक मौका मिला, एक लहर मिला। ठीक है, एक तेज मिली। तो ये दयानंद सरस्वती वो कहा करते थे कि भारत भारतीयों के लिए है। वो भारतीयों को जगाने के लिए कहा करते थे जो भारत आज है वो भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है। ठीक है, राजा राम मोहन राय भी ने काफी प्रयास के माध्यम से सती प्रथा को अंत किया, बाल विवाह का अंत किया। ठीक है, तो इन सब के जो कार्य हैं वो लोग, इन सब के कार्य जो हैं वो भी राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आदिवासी कारण कौन कौन से रहे। आदिवासी प्रथाओं में हस्तक्षेप लोग किए, तो ये भी एक कारण बना। आदिवासी प्रथाओं में हस्तक्षेप का कारण मतलब ये है कि आदिवासी लोग का अपना एक प्रथा होता था, वो चाहते थे कि उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप न करे। आज भी आप दिन ब दिन सुनेंगे कि किसी न किसी आदिवासी क्षेत्र में जब कोई विदेशी या फिर अन्य क्षेत्र वाला भ्रमण करने जाता है तो कहीं ना कहीं मौत का शिकार हो जाता है, काल के मुंह में चला जाता है। तो कारण ये है कि आदिवासी चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में कोई न प्रवेश करे, ना ही उनकी सामाजिक प्रथाओं में, ना उनकी रीतियों में कोई हस्तक्षेप करे, चाहे वो रीति कुरीति ही क्यों न हो। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को,
पहले हमारे यहाँ प्रथा चलती थी सती प्रथा। सती प्रथा को हमारे समाज में काफ़ी अच्छा माना जाता था। क्या? काफ़ी अच्छा माना जाता था। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ पत्नी को जो अग्नि होता था उस पर सौदा कर दिया जाता था। तो ये काफ़ी खराब प्रथा थी। लेकिन जो हमारे समाज में जो हमारे पुराने वो लोग थे, ठीक है, जो कृतियों से ग्रसित लोग थे, वो लोग मानते थे काफ़ी सही है। तो इसका जब अंग्रेजों ने विरोध करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने इस पर लगाम लगाना शुरू कर दिया, रोक लगाना शुरू कर दिया, तो ये लोग क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना। अगला है नरबली प्रथा। नरबली प्रथा से तात्पर्य जो एक खोंड विद्रोह हुआ था, खोंड विद्रोह। जो खोंड जाति है, जो खोंड जाति है वो क्या करती थी, त्योहार के रूप में, अपने प्रथाओं के रूप में हर साल एक नर को, एक पुरुष को बलि, अपने आराध्य देव को एक बलि चढ़ाती थी। पुरुष का बलि, नर की मतलब पुरुष की बलि चढ़ाती थी, जो गलत था। वैसे तार्किक तौर पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन उसके उनकी प्रथाओं के तौर पे देखा जाए तो वो अपने आप को बहुत सही मानते थे। तो जब अंग्रेजों ने विरोध किया तो वो लोग जो मिल थे, जो खोंड जाति के जनजाति के लोग थे, उन्होंने मिलकर विद्रोह कर दिया, जिसको हम खोंड विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसका आप लोग जिक्र अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मदिरा बनाने पर रोक। अंग्रेजों ने स्थानीय तौर पर जो मदिरा बन रहे थे उस पर रोक लगा दिया, जिसकी वजह से आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी थे इनका विरोध करने लगे, अर्थात उनके मध्य भी राष्ट्रवाद की लहर दौड़ने लगी। अब वन से संबंधित उत्सव पर रोक। वन संबंधित तात्पर्य यह है कि अंग्रेज जानते थे, अंग्रेज मानते थे, अंग्रेज चाहते थे कि वन के क्षेत्र पर कोई अतिक्रमण ना करे, वन पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार हो। तो वो चाहते थे कि यदि अन्य कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो उनको गलत लगता था। अब ये जब गलत लगता था उनको रोकते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी इनका विरोध कर दिया करते थे, जो आदिवासी थे उनका विरोध करते थे। अतः इस तरह से जो आदिवासी क्षेत्र था वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की लहर में शामिल हो गया। अगला प्रश्न बन रहा है विदेशी स्वदेशी पर बल। स्वदेशी वस्त्रों पर भी बल दिया जाने लगा, क्योंकि स्वदेशी विदेशी जो वस्त्र होते थे वो भारतीयों के लिए कहीं न कहीं, भारतीय बाजारों के लिए कहीं न कहीं, भारतीय शिल्पकारों के लिए कहीं न कहीं नुकसानदेह हुआ करते थे। तो वो इनका विरोध करने लगे, जिसके स्वदेशी पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, तो इतना आप आर्थिक सामाजिकरण में आप जानिए। अगला है, चौथा है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण से तात्पर्य यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, उनके अन्य परिवर्तन क्या हुआ, उसको देखते हैं। पहला है शिक्षा का माध्यम। अब सांस्कृतिक क्षेत्र में जैसे कोई शिक्षा, मान लो शिक्षा का प्रसार करना हुआ, तो अंग्रेजों का मानना था कि यदि वो अपना, जैसे मान लो मैं आपके यहाँ कोई पेन बेचना चाहता हूँ और आप रह रहे हैं नागालैंड क्षेत्र में। नागालैंड क्षेत्र में इंग्लिश से सामान्यतः बोला जाता है और मुझे इंग्लिश बोलनी आती नहीं। अगर मैं आपके क्षेत्र में जाऊँगा और इस प्रोडक्ट पर हिंदी लिखूँगा कि ये ऐसा कुछ है, इसको मैंने बॉक्स किया है, बॉक्स में भरा है, और ऊपर मैंने कुछ अपनी भाषा में लिखा है, हिंदी में लिखा है, और वो अगला व्यक्ति हिंदी जानता नहीं, नागालैंड का क्षेत्रवासी, तो मैं वहाँ बेचने जाऊँगा तो ये मेरा प्रोडक्ट शायद ना बिक पाए, क्योंकि उसको जानकारी नहीं होगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, वो जान नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये हो कि जिस भाषा को वो जानते हो उसी भाषा का मैं इस्तेमाल करूं, अपनी भाषाओं में भी, अपने संवाद में भी, अपने इस प्रोडक्ट पर भी। यदि इस पर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो शायद उनके भाषाओं से अपना मेलजोल बना सकता हूं, उनसे मिलजुल सकता हूं, उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में बेहतर समझा सकता हूं। तो जो इंग्लैंड के जो लोग थे, ब्रिटेन जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं भारतीयों को अपने में मिलाना चाहते थे, अपनी भाषाओं में अपनी भाषाओं से मिलाना चाहते थे, अपने प्रोडक्ट को, अपने बाजार, जो अपने जो प्रोडक्ट थे उनको भारतीय बाजारों में बेचना चाहते थे। जब भारतीय बाजार में बेचना चाहेंगे तो पहले भारतीयों को चाहेंगे, क्योंकि वो हिंदी सीख नहीं सकते थे, अतः वो चाहते थे कि जो भारतीय वही इंग्लिश सीख जाए। तो वो क्या करते थे, इंग्लिश को समर्थन करते थे, पाश्चात्य विचारधारा को समर्थन करते थे, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको बढ़ावा देते थे कि इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम भारत में बनाया जाए। ठीक है, ताकि जो इंग्लिश के प्रोडक्ट आए, जब ये लोग इंग्लिश पढ़े लिखे रहेंगे तो इंग्लिश की भावना को जानेंगे और अंग्रेजी जो प्रोडक्ट है उनको समझेंगे, अर्थात अंग्रेजी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से वो पाश्चात्य भाषा को या इंग्लिश भाषा को समर्थन करते थे। लेकिन जो भारतीय थे वो इस बात को समझते थे, अतः उन्होंने क्या किया, तो इंग्लिश भाषा और जो हिंदी भाषा है उसका समर्थन करवाने लगे कि हिंदी भाषा ही हमारी मातृभाषा है और हिंदी भाषा ही हमारे शिक्षा का माध्यम बनेगी, न कि इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से दोनों में विरोध हुआ। तो इस तरह से जो हिंदू मानने वाले लोग थे उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना में, मतलब उनके दिल में भी राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। अगला है रेल। रेल है, रेल को आर्थिक क्षेत्र में भी शामिल किया जाता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी शामिल किया जाता है। ठीक है, रेल के माध्यम से मैंने आपको भी आगे बताया कि रेल के माध्यम से ही जो क्षेत्रीय, जैसे पूरा भारत है तो ये मान लो ये बंदरगाह है, ठीक है, तो बंदरगाह से उनको ले जाना है तो पहले इस क्षेत्र सबको जोड़ेगा कौन, रेल ही ना। तो रेल के माध्यम से सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए ये अपने अंतिम प्रोडक्ट को यहाँ पर पहुँचाते थे। तो सारे जो प्रोडक्ट हैं अंतिम रूप से बंदरगाहों पर पहुँचाते थे। तो रेल हमारे शोषण का सबसे बड़ा कारण बना था और रेल इनके माध्यम से जो है लोगों सब जान
गए इस चीज़ को कि रेल कहीं कि हमारा सोर्स का कारण बन रहा है, ये भी हमारे राष्ट्रवाद की भावना में एक लहर का काम किया। अगला है समाचार और पत्रिकाएं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में माना जाता है, इसमें कथन है, कहा जाता है कि भारतीयों ने अंग्रेजों के लोहे से, अंग्रेजों के हथौड़े से ही अंग्रेजों की जंजीर, अंग्रेजों की गुलामी को तोड़ दिया। भारतीयों ने अंग्रेजों के हथौड़े से ही अंग्रेजों के प्रति जो गुलामी थी, अंग्रेजों की जो गुलामी थी उसको तोड़ दिया। ठीक है, अंग्रेजों की जंजीर को तोड़ दिया। अर्थात जब ये वेस्टर्न पाश्चात्य की संस्कृति को पढ़े तो पाश्चात्य की उस संस्कृति को अपनी भाषा में बदल करके, कन्वर्ट करके ये हिंदी भाषा में पत्र पत्रिकाएं निकालते गए और उस पत्र पत्रिकाओं में उनका विरोध था, कहीं न कहीं उनका विरोध था। तो उस विरोध के माध्यम से जो भारतीय थे अन्य भारतीयों को जगाने का प्रयास करते थे कि जो अंग्रेज हैं कहीं न कहीं हमारा विरोध चाहते हैं, कहीं न कहीं हमारा हित चाहते हैं, कहीं न कहीं हमको शोषित करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों में भी अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों का जगाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता चला गया। अगला है कि विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव, जो अन्य सांस्कृतिक महोत्सव थे। देखो, महोत्सव जो होता है लोगों को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जो 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसमें कहीं न कहीं धार्मिक कारण ही था, अर्थात उत्सव ही कहीं न कहीं मुख्य कारण होता। तो जो धार्मिक कारण होता है वो किसी क्षेत्र को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो इस क्षेत्र में हम देखेंगे इस समय जो उत्सव हुआ करते थे, ठीक है, जैसे गणपति उत्सव, अन्य उत्सव, जैसे गणपति उत्सव है, गणपति उत्सव के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है, गणपति उत्सव जो है विशेष करके महाराष्ट्र मनाया जाता था। ये गणपति उत्सव आज जो आप लोग गणेश पूजा सुनते हैं, गणपति बप्पा मौर्य, ये जो गणपति बप्पा मौर्य वाला सुना जाता है वो तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तिलक द्वारा प्रारंभ किया था। उसके पहले गणपति उत्सव, इसी गणपति उत्सव का नाम बदल करके गणेश पूजा का नाम रख दिया गया, गणपति उत्सव। तो उस उत्सव, देखिए आप लोग, उत्सव जब होता है तो हमारे पूरे देश की अन्य क्षेत्रों से लोग वहाँ जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ जाते हैं और इस उत्सव में शामिल होते हैं। ना जाए तो भी अपने घरों में कहीं ना कहीं गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके उनको अपना आराध्य मानकर उन पर अपनी आस्था रख करके पूजा करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि अन्य क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास किया, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, चाहे उत्सव माध्यम कुछ भी माध्यम हो, लेकिन विदेशियों के प्रति अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। तो ये चौथा कार्ड रहा। अब लास्ट आपका कार्ड है जो आपका विदेशी तत्व। विदेशी तत्व भी कई कार्ड भूमिका, इसमें कई भूमिका अदा करता है। पहले जैसे 1776 की अमेरिकी क्रांति, 1776 में अमेरिका क्रांति जब हुई थी तो जो भारतीय थे वो भी समझ गए यदि अमेरिका आज़ाद हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी पहले ब्रिटिश का गुलाम था। अमेरिका भी पहले क्या था, ब्रिटिश का गुलाम था। उन्होंने देखा जब अमेरिका ब्रिटिश से गुलाम था और वो स्वतंत्र हो गया 1776 में, तो क्या मैं नहीं स्वतंत्र हो सकता? तो भारतीयों के मन में भी ये धारणा आई कि हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। अतः उन लोगों ने राष्ट्रवाद के प्रति अपने भावनाओं को जगाना शुरू कर दिया कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं। ये भावना अपने मन में पालना शुरू कर दिया। 1789 में एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, जिसको जानते हैं। फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य आधार था, मुख्य कारण था, वो समानता की स्थापना, स्वतंत्रता की स्थापना और बंधुत्व की स्थापना पर बल था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जगाना था। ये बिंदु अब भारतीयों में भी होने लगा कि हमको भी समानता चाहिए, हमको भी स्वतंत्रता चाहिए, हमको भी बंधुत्व चाहिए, तीनों चाहिए। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो औपनिवेशिक राज्य बनाए हुए थे। औपनिवेशिक तात्पर्य है कि पूरे भारत को कब्जा किए थे राजनीतिक तौर पर, और कब्जा करके उन पर शासन चला रहे थे। और उन शासन में इनको कोई समानता नहीं मिल रहा था, कोई स्वतंत्रता नहीं मिल रहा था, न तो भाईचारा जैसी भावना दिख रही थी, केवल शोषण दिख रहा था। तो ये भी चाहते थे कहीं न कहीं हमको भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चाहिए। अतः इन लोगों ने भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर अपने मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना शुरू कर दिया। और अंततः इसका परिणाम ये निकला कि लास्ट में परिणामतः सब में, जब हर क्षेत्रों में, हर वर्गों में, हर कारणों से लोगों के मन राष्ट्रवाद उबलने लगा, तो अंततः राष्ट्रवाद पनपा। और जो राष्ट्रवाद जब पनपा तो कहीं न कहीं वही चलकर आगे 1947 में, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के कारण बना। ठीक है, तो वही शीर्ष बिंदु रहा। तो ये था आपका पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद। अब अगला जो हम टॉपिक आपको लाएंगे, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम जो अगला लाएंगे, अगला का मतलब ये है कि इसके अंदर का, क्योंकि इसको मैं 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं चाहता तो 2 या 1 वीडियो में भी समाप्त कर सकता था, लेकिन मैं 5 से 6 वीडियो इसलिए बनाऊंगा क्योंकि ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर है। एनसीईआरटी का चैप्टर होने की वजह से आपके पूरे जीवन भर काम देगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम देखेंगे, मैं आपको बीच में दिखाऊंगा, मैं पहले बनवा दे रहा हूँ आपका नोट्स विधिवत, आप विधिवत नोट्स बनाइए। उसके बाद में वही प्रश्न, जो प्रश्न पूछे जाए हैं पीजीटी में, टीजीटी में, इस विषय से संबंधित, राष्ट्रवाद से संबंधित, उसको मैं सीधा
सीधा आपकी स्क्रीन पर लाऊंगा और आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद देखेंगे। यहीं से आप इसी चैप्टर से 5-5 6-6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ आऊँगा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, प्रूफ के साथ आऊँगा, दिखाऊँगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं, आप इसको रिवाइज करते हैं, लेकिन नोट्स बना लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, ठीक, तब तक आप लगे रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।